नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर वीक एक वीकली रैप अप करते हैं, यानी कि जो पूरे वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही होंगी जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं या आने लायक होती हैं, हम उनको एक साथ क्या करते हैं, उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस वीक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही होंगी उनका जल्दी से एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से इस बात की उम्मीद रखता हूं कि यहाँ पर इस सेशन को देखने से पहले आप लोगों ने पूरे वीक में जो हमारा डीएनए होता है, डेली न्यूज एनालिसिस, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, जस्ट एक उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है, इसमें जो इस वीक में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का टॉपिक भी रही थी, विषय भी रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट्स इन ह्यूमन रिमार्क्स ऑन द रेप अटेम्प्ट। हमने पढ़ा था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बेसिकली उसने कह दिया था कि एक माइनर लड़की होती है, उसके साथ एक बंदा होता है, बेसिकली वो उसका पायजामा वगैरह उतार रहा होता है, उसके साथ छेड़खानी कर रहा होता है। तो उसकी शिकायत पहुंच जाती है यहाँ पर सेक्सुअल असोल्ट की कोर्ट में। तो हाई कोर्ट है वो कहता है कि किसी के ब्रेस्ट दबाना, किसी का पायजामा खींचना या किसी माइनर लड़की का जो अंडरगारमेंट्स है उनको उतारना विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रेप। अब सोचो, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बोलते समय ऐसा अजीब सा लग रहा है। सोचो जिसके साथ गुजर रहा होगा वो कैसा फील कर रहा होगा, जबकि वो एक माइनर बच्ची है। तो सोचो, हमारे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये रेप में नहीं आता है। तो फिर किसी ने कहा कि भाई अटेम्प्ट टू रेप कर दो, तो बोले अटेम्प्ट टू रेप में भी नहीं आता है। तो अब ये इस बात की लड़ाई चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्या मानेगा। तो एक बात याद रखना, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं बेसिकली, है ना। एक बात याद रखना, रेप तभी कंसीडर किया जाता है जब स्किन टू स्किन क्या होता है, कह सकता हूं कि जब तक पेनिट्रेशन नहीं होता तब तक हम रेप कंसीडर नहीं करते हैं। बट उसकी मेंटल ट्रॉमा को तो हम सोच सकते हैं ना कि उसके साथ क्या गुजर रहा होगा। बस इतनी सी बात थी हाई कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुओ मोटू, यानी क्या होता है, अपने आप से उसके ऊपर संज्ञान लेना, उसको इनिशिएटिव लेके आगे से स्टार्ट करना। तो इस केस को दोबारा से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, जस्टिस गवई, उन्होंने इसको वहां पर बुलाया और उन्होंने जो जस्टिस थे राम मनोहर नारायण मिश्रा, इनके इस जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करने की बात की। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर सही तो कह रहा है, वो रेप थोड़ी ना हुआ। हाँ, रेप नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप तो हो सकता है, क्योंकि रेप की डेफिनेशन आप समझ चुके हो कि क्या होती है। लेकिन एक बात बताओ, वो माइनर है, तो अगर माइनर है तो माइनर के ऊपर तो आपको पता है पोक्सो एक्ट लगना चाहिए। आपने पढ़ा होगा पोक्सो, है ना, प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। कब आया था, 2012 में। और ये याद रखना, एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, यानी कि इसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर किसी के साथ भी जो 18 साल से कम उम्र का होता है उसको माइनर कंसिडर करते हैं, उसको बच्चा कंसिडर करते हैं। अगर उसके साथ किसी भी तरह का अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसको पोक्सो केस के अंडर या पोक्सो एक्ट के अंडर डाला जाता है, जो कि 2012 में पास हुआ था। तो इसमें भी जज ने ये कहा कि इसको रेप ना देखते हुए इसको पोक्सो के अंडर डाला जाए। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्या डिसीजन रहेगा वो हम उसको बाद में, जब डिसीजन आएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। हालांकि इसके ऊपर 376 होना चाहिए था, लेकिन ये ना होकर क्या लगा दिया, पोक्सो, ठीक है। हाँ, एक केस हुआ था अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें कहा गया था कि क्राइम जब माना जाता है जब क्राइम के 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी, इंटेंशन, क्या वो करना चाह रहा था, ठीक है, प्रिपरेशन, क्या वो क्राइम करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, एक्टेड टुवर्ड्स, क्या वो उस क्राइम को करने की तरफ उसने कोई एक्शन लिया, और लास्ट होता है पेनल्टीमेट एक्ट, यानी कि क्या उसको उसने जो टाइम होता है ना एक्ट करने की, प्रिपरेशन करना, एक्ट के लिए काम करना और एक्ट होना, उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम क्या कह देते हैं, तो उसको कहा जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉक्सिमिटी। तो अगर ये 4 चीजें हैं तो कहा जाएगा वो क्राइम हो रहा था, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर आई थिंक यहां पर अटेम्प्ट टू रेप इसके ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई डेफिनेशन लिखी नहीं है हमारे यहां पर, तो उन्होंने इसको पॉक्सो के अंडर में डाल दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगा उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, इसी के साथ मुझे बताना कि ये तो चलो माइनर की बात हो रही है। अगर आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और उस समय अगर किसी वर्कर के साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है,
तो क्या उसके लिए कोई एक्ट है क्या, और अगर है ऐसा कोई एक्ट तो उसका क्या नाम है जो किसी एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर काम करने वाली महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, उसके लिए कौन सी गाइडलाइंस जारी की गई थी। तो याद रखना हम उसको विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। उसके बाद एक्ट कौन सा था वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Supreme Court to list petition to file FIR on cash find at judge's residence। देखो यहां से दो चीजें निकली। पहला मुद्दा ये आया कि जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर एक दूसरे में इंटरफेयर रहेगा तो जजेस के पास अगर पॉलिटिशियंस पहुंच जाएंगे तो जज के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, यानी कि जस्टिस के अंदर करप्शन आ जाएगा, है ना, अच्छे से जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज रखी गई कि जो जस्टिस है ना या जुडिशरी है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी, ताकि करप्शन ना हो, ये सब ना हो, है ना। और फिर आपने पढ़ा होगा हमारा जो आर्टिकल 124 है जो सुप्रीम कोर्ट की इसका 4th पार्ट, और जो हमारा आर्टिकल 217 है जो कि हाई कोर्ट के कोई भी अगर जज होते हैं तो उनकी रिमूवल प्रोसेस से बिलोंग करता है। लेकिन इनके रिमूवल प्रोसेस में भी कहीं भी ये नहीं रखा कि वो करप्टेड होना चाहिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वो पॉलिटिकली क्या होना चाहिए, उसके अंदर उसका इंटरफेरेंस होना चाहिए। बट याद रखना एक कंडीशन थी कि अगर वो किसी के साथ मिसबिहेव कर ले, है ना, और या फिर वो काम करने में इनकैपेबल हो, तो इन दोनों कैटेगरीज में अगर वो काम करने में इनकैपेबल है और अगर वो किसी से मिसबिहेव करता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, उस जज को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। बट ऐसा कहीं नहीं था कि वो करप्शन में पकड़ा जाए। अब क्या हुआ, किसी एक जज के घर में आग लग गई, और जब आग लगी तो क्या हुआ, बेसिकली वहां पर जब फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो उनके लोगों को वहां पर क्या मिलता है, तो वहां पर उनको मिल जाते हैं जले हुए नोट। और जब उन जले हुए नोटों की खबर बाहर आती है तो रादर देन कि उसको सस्पेंड किया जाए, उस जज का ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, इलाहाबाद। अब कहा गया कि तुमने ट्रांसफर क्यों किया, इसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई, है ना, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी, इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए थी कि पैसा था तो क्यों था और आया था तो कहां से आया था, क्योंकि जज के पास इतना पैसा आना पॉसिबल नहीं है अगर वो ईमानदारी से जी रहा है। अब बात ये उठता है कि उसके ऊपर ऑनेस्टी के ऊपर, अब ऑनेस्टी मेंटेन रहे इसीलिए तो अलग अलग रखा था। अब अलग अलग रखने से कोई मतलब तो रहा नहीं। तो एक मुद्दा दोबारा से निकल के आ गया जो आगे भी डिस्कस किया हुआ है, मैं दोनों के एक साथ लिंक कर देता हूं। और वो मुद्दा क्या था, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट जजेस केस जो 1981 में हुआ था, देन सेकंड जजेस केस जो कि आपका 1993 में हुआ था, देन थर्ड जजेस केस जो कि आपका 1998 में हुआ था, और उसके बाद आपका जो फोर्थ जजेस केस या जिसको हम क्या कहते हैं एनजेक 2014 कहा गया नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए और इसके अंदर टोटल 6 मेंबर होंगे, 3 फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी बैकग्राउंड, और 3 कहां से होंगे, तो बोला गया कि 3 जो हमारे होंगे वो एक लॉ मिनिस्टर होगा और उसके साथ 2 अदर सरकार के मिनिस्टर होंगे। अब सोचो कि अगर ऐसा हो गया तो अगर किसी की अपॉइंटमेंट करनी है तो 4:2 में चाहिए, और अगर 4:2 में चाहिए तो अगर एक तरफ तीनों सरकार के लोग और एक जज उधर चला जाता है तो 4:2 हो गया, तो मतलब कि इंटरफेरेंस तो हो गया। तो अब जो जजमेंट होगा, जो जस्टिस डिलीवर किया जाएगा उसके अंदर भी सरकार का क्या रहेगा, उसके अंदर रोल रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा, तो ये तो गलत बात है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इन 2015 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसको, एनजेक को। अब दोबारा से जैसे ही उस जज के घर में पैसे मिले ये मुद्दा फिर निकल गया, राज्यसभा में लोकसभा में बातें होने लगी, यार एनजेक ही ज्यादा अच्छा था क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट छोड़ रखा था, उसके बाद इतना पैसा मिलना अच्छी बात नहीं है। तो अगर इंटरफेरेंस होता तो वो पकड़ा जाता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इंटरफेरेंस होता और अगर सरकार के अगेंस्ट कुछ मैटर होता तो कभी भी जजमेंट क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इसी बात को ध्यान रखते हुए, इसी चीज को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, एनजेक को। लेकिन दोबारा से किसकी बातें उठने लगी हैं, एनजेक जो तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सियासी गलियारे हैं उनके अंदर एनजेक की दोबारा से चर्चाएं होने लगी हैं। तो हो सकता है कुछ दिन में आपको इसके ऊपर कोई बिल वगैरह देखने को मिले, हो सकता है ये पास हो जाए, हो सकता है ना हो, वो सारी बातें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीक का, इस सप्ताह का, इस हफ्ते का ये भी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा जो हम लोगों ने अच्छे से
डेली न्यूज एनालिसिस में पढ़ा था। बस यहाँ पर तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और याद रखना, इस प्रोसेस से आज तक किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर एक बोला कि जो जज होते हैं उनका एग्जाम ही होना चाहिए, है ना, तो क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है। नेक्स्ट द CBSE's 2 एग्जाम स्कीम। देखो सिंपल से याद रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो आज तक 3 बार आ चुकी है। 1968 में पहली बार आई थी, 1986 में आई थी, देन इसी को मॉडिफाई कर दिया गया था इन 1992 और अगेन तीसरी बार 2020 में आई, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया कि ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। बट कहा गया कि 2026 से 2026 से जो क्लास 10th के बच्चे होंगे ना, उनके लिए 2 एग्जामिनेशन थ्योरी आएगी। और उसमें कह दिया कि एक एग्जाम होगा फरवरी मार्च में और एक एग्जाम होगा मई में। तो जो बच्चा इस एग्जाम में अच्छे से रिजल्ट नहीं ला पाएगा, मान लो किसी कारणवश वो नहीं पढ़ सका, तो वो बच्चा दोबारा से एग्जाम दे दे, जिसमें उसके अच्छे नंबर होंगे उसके नंबर दे दिए जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि दोनों के लिए तुम्हें यू हैव टू रजिस्टर। और सोचो कोई मेरे जैसा गरीब बच्चा है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, वो बच्चा एक बार की फीस बड़ी मुश्किल से दे पा रहा है, 2 बार की फीस कहाँ से देगा। बट ये कंपलसरी कर दिया। हो सकता है कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो, एक बार में पास हो जाए, दूसरी बार में उसको जरूरत ही नहीं है एग्जाम देने की। तो ये भी उसका ड्रॉबैक उसमें देखा जा रहा है, समझ गए। और इसके लिए जो करने वाला है वो कौन है, CBSE। और CBSE कब बना था, तो याद रखना 1929 में। एंड द नोडल एजेंसी फॉर द एजुकेशन इन इंडिया अप टू 12th क्लास, तो याद रखना वो NCERT होती है। एंड NCERT वाज फॉर्म्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1961 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ध्यान रखना ये काफ़ी न्यूज़ में है। इससे पिछले वीक में तमिलनाडु के अंदर न्यूज़ में थी 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, है ना, कि हिंदी को अडॉप्ट कर लो, वहाँ पर भी काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना, इस वाली न्यूज़ को। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है गोइंग इलेक्ट्रिक, इंडिया मस्ट बी ए रिलायबल ट्रेड पार्टनर टू कम्पीट इन द ईवी स्पेस। अगर हमें ईवी स्पेस में अपने आप को कम्पीट करना है, अगर मुझे 2070 का वो जो हमारा कार्बन एमिशन फ्री होने वाला, कार्बन न्यूट्रल होने वाला टारगेट अचीव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईवी पे जाना पड़ेगा। और ईवी पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से आने वाले जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैक्स कम करना पड़ेगा, है ना, वरना तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या किया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, 35 कैपिटल गुड्स जो चाइना से आते थे फॉर द ई व्हीकल्स एंड 26 आइटम्स फॉर द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उनके इंपोर्ट को कम कर दिया टैक्स को, ताकि इजीली अवेलेबल हो, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़े। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, टैक्स कम रहेगा, लोग ज़्यादा ईवी खरीदेंगे, तो पेट्रोल या कह सकता हूँ इनकी गाड़ियाँ कम चलेंगी, तो बेसिकली पोल्यूशन कम होगा तो हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इतनी सी न्यूज़ थी। जैसे BYD ने क्या किया, सुपर ई प्लेटफॉर्म बना दिया कि 500 किलोमीटर की रेंज जो है वो आप कितनी देर में 5 मिनट में चार्ज कर सकते हो। अब सोचो मेरे सामने 2 ऑप्शन है, एक BYD, एक तरफ है मेरे पास टाटा की करो या कुछ भी। इसके अंदर मुझे 7-8 घंटे लगते हैं, ये 5 मिनट में चार्ज हो जा रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, इधर ही तो जाऊंगा। तो बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान ना देकर हमारी सरकार कहीं और ध्यान दे रही है, बस इसी को ऊपर फोकस करने की जरूरत है। जैसे जब 2015 में जब हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो हमने उस पेरिस एग्रीमेंट में इस बात की डील की थी कि हम एनवायरनमेंट को अच्छा करके रखेंगे। हमने उसके अंदर एक बजट भी बनाया था, ठीक है, $100 बिलियन का बजट। तो भारत ने भी कुछ स्कीम की। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में बनाया गया 2015 में, ठीक है। भारत ने एक स्कीम शुरू की, फेम स्कीम शुरू की, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, 2015 में आती है। भारत कहता है कि हम हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने 2 व्हीलर्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। 2019 में फेम का 2.0 वर्जन आ गया। इन 2019 इन्होंने कहा भारत की मार्केट में जो 2 व्हीलर्स है ना, उसमें से लगभग 1/3 2 व्हीलर्स जो है ना, 2/3 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। ये टारगेट रखा गया, सरकार सब्सिडी देने लगी। बट आप देखो पिछले साल में अगर चाइना में 100% कारें बिकी तो 45% कारें कैसी थी, ईवी। बट भारत में अगर 100% कारें बिकी तो भारत में 2% कारें क्या थी, ईवी थी। और उस 2% में भी अगर सारा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल 2% था, तो उसके अंदर से 60% तो 2 व्हीलर थे, तो 4 व्हीलर तो बहुत कम थे। तो कहाँ वो सपना पूरा होगा, नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बस उन्हीं की इसमें बातें की गई हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। उस दिन हमने इसको अच्छे से पढ़ भी लिया था। ओवर हाफ ऑफ 1 लाख करोड़ कलेक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स नॉट स्पेंट। देखो, जहां कहीं भी माइनिंग होती है
तो माइनिंग वाले इलाके के आसपास ज़्यादातर माइनिंग जंगलों में होती है, फॉरेस्ट एरियाज में, है ना, वहीं पर तो खाद मिलेंगे आपको कोयले की, इन सब की। तो वहाँ से जब कुछ निकाला जाता है तो आसपास के ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए, आसपास के गाँव के लोगों के वेलफेयर के लिए हमें कुछ फंड इकट्ठा करना पड़ता है। दैट फंड इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, यानी कि DMF। एंड दैट DMF जो कलेक्ट किया गया इन लास्ट डिकेड वाज 1 लाख करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपए। बट उसको जहां उसका खर्च होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ, कहीं और ही एक्सपेंडिचर हो गया उसका। बस यही मुद्दा है कि उसको वहाँ खर्च क्यों नहीं किया गया। तो भारत में 645 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 23 स्टेट के अंदर ये DMF लागू है, ठीक है। इसको जो रिपोर्ट बनाती है उस कंपनी का नाम iForest है। ट्राइबल कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, तो क्योंझर से आया 8,840 करोड़ रुपए। एक स्कीम है हमारे यहाँ पर PM खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है, जो कब आती है 2015 में, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड देन झारखंड। सिंपल सा याद रखना। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द PMKKKY, तो वाज लॉन्च्ड इन 2015। किस मिनिस्टर के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, सॉरी, ठीक है। और कौन से एक्ट से, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 2015 से इसको लॉन्च किया गया था। ये हमने उस दिन भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो आई होप कि आपको याद होगा। नेक्स्ट है 5 कॉन्टेंशियस चेंजेस प्रपोज बाय द वक्फ बिल। देखो, अगर इसके बारे में आपको जानना है ना तो कुछ नहीं करना। अभी एक अमेंडमेंट बिल आया था 2024 में वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर, बिल के अंदर। आप कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे जाना है, क्लैट प्रेप के यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहाँ पर जाकर आपको करना है, सिंपल सा डालना है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और आपको एक वीडियो लेक्चर उसके अंदर मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, क्या होती है वक्फ प्रॉपर्टी, कैसे वो होती है ना। बेसिकली एक लाइन में समझा देता हूँ। मुस्लिम जो लोग होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पर डोनेट कर देती हैं, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकते हो, ठीक है, वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है। और आज के दिन भारत में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो है इंडियन आर्मी, दूसरे नंबर पर कोई है तो इंडियन रेलवे, और तीसरे नंबर पे कोई है तो वक्फ बोर्ड के पास ही प्रॉपर्टी है। तो उसमें उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाने थे। क्या अमेंडमेंट थे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाना और वो या रिकमेंड करता हूं मैं आपको, है ना, कि आप वो वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। वहां पर पूरा हमने आधे घंटे तक उस पर डिस्कशन किया हुआ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो शायद यहाँ पर नहीं हो पाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि वो हमने उसके ऊपर MIT डाली है। तो MIT में प्लीज चेक कर लेना, और मैं इसके अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू ज्वाइन सहयोग पोर्टल। देखो, सहयोग पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ जो इस काम के लिए जाना जाता है कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं हो रहा है किसी के साथ, है ना। ऑनलाइन जो साइबर फ्रॉड होते हैं, है ना, उन सबको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक सहयोग पोर्टल बना रखा है। और सहयोग पोर्टल जो है वो हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000, उसके अंडर बना है। तो इसके अंदर दो बेसिकली सेक्शन है, सेक्शन 69 का A और सेक्शन 79 का B। अब है क्या कि दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जो सेक्शन 69 है इसका IT एक्ट का, वो कहता है कि आप अगर कुछ भी यूज करोगे, कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालोगे, तो दैट कैन बी erased from the website or that social media, अगर वो क्या कर रहा है, against the nation, against the sovereignty of the nation, against the security of the nation, ये सब होता है, तो यानी देश के अगेंस्ट होगा तो हम कर देंगे। तो अभी कुंभ मेला लग रहा था, हमने पढ़ा था, उसमें स्टैम्पेड हो गया था, तो रेलवे के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे स्टेशन पे। तो किसी ने वीडियो डाल दी, तो किसी ने कहा कि वीडियो एक्स बेसिकली इज ट्विटर, है ना, उसका नाम एक्स हो गया जब से एलोन मस्क ने खरीदा उसको। तो उससे कहा गया कि आप इसको डिलीट कर दो, उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा। आर्टिकल 19 आजकल बहुत चल रहा है ना, कुणाल कामरा वाला केस, आर्टिकल 19 का फर्स्ट, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट है उसको डालने का। तो कहा कि देखो IT एक्ट में लिखा है कि हम उड़ा सकते हैं, लेकिन इसी के सेक्शन 79 में लिखा है कि आपको सेफ हार्बर भी दिया जाता है। अब आप कहोगे सर व्हाट इज सेफ हार्बर, तो ये भी हमने पढ़ा था कि सेफ हार्बर का मतलब यह है कि मैंने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, और अगर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हुई और जिसकी वजह से दंगे फसाद हो गए, देश के अगेंस्ट काम हो गया, कुछ इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, सोवेरेनिटी के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, देन माय प्लेटफॉर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल।
वो मेरे प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये होता है सेफ हार्बर। तो ट्विटर से कहा गया हम तुम्हारा सेफ हार्बर भी छीन लेंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं पोर्टल पे या तुम्हारे सहयोग पोर्टल को ज्वाइन करने के लिए मैं जबरदस्ती नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मैं कोई रूल वो वायलेट नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं बेसिकली उनमें एक्स वगैरह को क्या रखा गया है, उससे बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये वाला मैटर और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कौन सा है, गवर्नमेंट अपोजिशन कॉल फॉर चेंजिंग कोलेजियम सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था, है ना, जब हमने जजेस वाले केस को पढ़ा था कि जब जज ही जज की अपॉइंटमेंट कर दे, दैट सिचुएशन इज नोन एज कोलेजियम सिस्टम, है ना। तो किसी जज ने जज को ही चैलेंज कर दिया, तो फर्स्ट जजेस केस कहा गया कि जज जज को नहीं बनाएगा। पहले क्या होता था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या रिकमेंड कर देता था प्रेसिडेंट को कि किस आदमी को बनाना है। अब मान लो उसने एक नाम रिकमेंड कर दिया तो बन गया। फिर कहा गया कि ये अच्छी बात नहीं है, तो 1981 में फर्स्ट जजेस केस हुआ। कहा गया अब क्या करेंगे, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बात। फिर 1993 में सेकंड जजेस केस हुआ, उसमें कहा गया कि अब क्या होगा, 1+2 होंगे, यानी टोटल 3 मेंबर होंगे, सीजीआई ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो दोनों कहेंगे ना जिसको प्रेसिडेंट उसको सीजीआई बना देगा। बट अल्टीमेटली प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आर्टिकल 77 इस बात को स्टेट करता है। तो एक्चुअल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्ट्री, लेकिन ये 3 लोग रिकमेंड करेंगे। फिर आया थर्ड जजेस केस 1998, इसमें कहा गया कि नहीं अब 1+4 टोटल 5 लोग रिकमेंड करेंगे। फिर कहा गया यार ये गलत बात है, जज ही जज को बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। फिर कहा गया नहीं ऐसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे, एनजेक, जो अभी हमने पढ़ा था एनजेक। अब एनजेक में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा था, जो जुडिशरी है मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस एनजेक को 2015 में आया था, 14 में 15 में इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहानी खत्म हो गई, है ना। ये भी हमने पढ़ा था, तो ये वही वाली न्यूज और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। और सुप्रीम कोर्ट ये सब आपने स्ट्रेटेजी के का पार्ट आपने पॉलिटिकल एक्सेस में पढ़ा होगा, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, डेली एनालिसिस होता तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि पहला जज कौन था, अभी कौन है, ठीक है, एच.जे. कानिया था, अभी कौन है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं, कितने जज होने चाहिए। तो देर आर 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, 1+33 का आजकल स्टेटस है, ठीक है। तो वो सब बातें हम पढ़ते हैं उसमें, ठीक है, पढ़ चुके हैं बेसिकली। द जुडिशरी बिटवीन एक रॉक एंड हार्ड प्लेस मूवमेंट, ये फिर किसका केस आ गया, तो आपका वही सीजीआई वाला, वही दोबारा से एनजेक को लाने की बात हो रही है, ठीक है। तो दोबारा से वही मैटर दोबारा निकल के आ गया, ठीक है, क्योंकि ये इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा। आप अच्छे से सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, हाई कोर्ट के बारे में जाना, याद रखना देर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, देर इज ओनली 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट द सुप्रीम कोर्ट दैट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज इन 1774 अंडर द एक्ट ऑफ by the regulating act of 1773, and the first CGI of India was क्या नाम था उनका, तो याद रखना सर अलाइजा इम्पे, ठीक है। एंड द सेकेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट वाज आल्सो नोन एज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1937 बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज द मॉरिस गुएर। बट अगर मैं कहूं आज वाली एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट है, दैट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26th of the January 1950 बट स्टार्टेड इन ऑन द 28th of the January 1950। उसके जो फर्स्ट जज थे वो कौन थे, एच.जे. कानिया। अभी कौन है वो आप मुझे क्वेश्चन करके बताओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कमेंट करके बताओगे मतलब, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना। उसके रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, कितने जज आज के दिन 1+33 हैं। हाई कोर्ट कितनी है, 25 हाई कोर्ट हैं। कुछ स्टेट की हाई कोर्ट मिक्स हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ दोनों की, है ना। जैसे केरल और आपके लक्षद्वीप की एर्नाकुलम हाई कोर्ट हो गई, ठीक है। जैसे आपकी वेस्ट बंगाल एंड आपके अंडमान निकोबार की कोलकाता हाई कोर्ट हो गई। तो कुछ की मिक्स है, ऐसे करके 25 है। ये बेसिक पॉइंट याद रखना। हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, 1861 में। पहली बार कब बनी थी, 1862 में बननी स्टार्ट हो गई थी, 1864 में काम करना शुरू कर दिया था। वो सारी की सारी बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटी में, स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ भी लिया होगा हमने पूरे वीक में। नेक्स्ट, शुड द फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार रिमेन। देखो एक बात समझना, एक्चुअली म्यांमार वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअल में म्यांमार इंडिया का पार्ट था, लेकिन इंडिया से जो म्यांमार था उसको अलग कब कर दिया गया, तो इन 1937 म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स।
और जब म्यांमार को अलग कर दिया तो यार कुछ के रिश्तेदार यहाँ रहते होंगे, कुछ के रिश्तेदार यहाँ रहते होंगे, तो ये तो बेचारा आना जाना करेगा, ये इधर आना जाना करेगा। तो 1968 में क्या किया गया, 1968 में म्यांमार और इंडिया के बीच में, याद रखना टोटल बाउंड्री है लगभग 1653 किलोमीटर की बाउंड्री है लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो कहा गया, म्यांमार से शेयर करता है, तो कहा गया कि काम करो 1968 में 40 किलोमीटर तक आप दोनों फ्री मूवमेंट कर सकते हो। इसको कहा गया फ्री मूवमेंट रिजाइम, एफएमआर। 1968 में 40 किलोमीटर तक एक दूसरे के देश में तुम फ्रीली जा सकते हो। बट हुआ क्या, धीरे धीरे इसको कम करके 2004 में इसको कर दिया गया 16 किलोमीटर। देन अगेन 2016 के अंदर इसको लागू कर दिया गया कि हाँ अब जो रहेगा ये सिर्फ 16 किलोमीटर रहेगा, उसके बाद वाला नहीं रहेगा। बट अब दोबारा से क्या हुआ, लास्ट ईयर 2023 में इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जब इसको खत्म कर दिया गया तो ये मुद्दा दोबारा से आ गया कि क्या हमें एफएमआर को रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां से इलीगल क्या होते हैं, जैसे रिफ्यूजी आपने नाम सुना होगा ना, ऐसे लोग वहां पर आ जाते हैं, ठीक है, और बाद में यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाती है ना, फिर उनको यहाँ पर सिटीजनशिप चाहिए, फिर यहाँ पर दंगे फसाद होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक एक्ट आया था, आपने पढ़ा होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1980। लेकिन अब दोबारा से उसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का 2023 में क्या आया, अमेंडमेंट आया, और उस अमेंडमेंट में कह दिया विच सेज द गवर्नमेंट कैन यूज फॉरेस्ट एरिया विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। आई थिंक फेंसिंग इज ए कोर्सिव डिसीजन। समझ में आ रही है कि सरकार क्या कर सकती है, 100 किलोमीटर तक बॉर्डर के एरिया के अंदर क्या कर सकती है, उसको पावर दे दी गई है, ठीक है। तो क्या उसको बढ़ाना चाहिए, क्या एफएमआर को वापस से लागू कर देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अभी एक मुद्दा बना हुआ है। करेंगे तो हम दोबारा पढ़ लेंगे, नहीं करेंगे तो हम फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी उसको हटा दिया गया है, समझ गए, फ्री मूवमेंट रिजाइम कहते हैं उसको बेसिकली, ठीक है। और याद रखना आपको सभी कंट्रीज के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्रीज पता होनी चाहिए ना। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, चाइना के साथ मैकमोहन लाइन है, अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन है, बांग्लादेश के साथ अगेन रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो ये बेसिक ज्योग्राफी भी हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्स क्वेश्चंस ऑफ द टाइमलाइन फॉर स्पीकर्स टू डिसाइड ऑन द डिफेकेशन। क्या होता है, तो याद रखना आपने पढ़ा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ठीक है। एडीएल को लागू कर दिया था और इसको शेड्यूल नंबर 10 में डाल दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें बेसिकली 12 शेड्यूल है। ओरिजिनली 8 थे, बाद में 4 जुड़े होते हैं ना, लैंड रिफॉर्म्स, 9th 10th एडीएल, 11th पंचायती राज, 12th आपका म्यूनसिपालिटीज। तो कह दिया कि अगर कोई भी एमएलए या एमपी अगर इलेक्शन के बाद पार्टी छोड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर रिजाइन कर देगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सरकार नहीं गिरेगी। क्योंकि एक मैंने कहानी सुनाई होगी आपको, आयाराम गयाराम, एक गयालाल था हरियाणा में, वो सुबह किसी पार्टी में, दोपहर में किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, उसने 3-4 बार सरकार गिरा दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यार इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो हम एक रूल लेकर आए कि अगर कोई भी पार्टी स्विच करता है, ठीक है, तो उसको पहले रिजाइन देना पड़ेगा। और अगर रिजाइन देना पड़ेगा बेसिकली, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो कहीं भी जाए तो सरकार पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर कहा गया कि अगर कोई 1/3 मेंबर एक साथ ही स्विच कर जाए तो उनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब पार्टी खराब है। तो 1/3 को तोड़ना तो बहुत ईजी है ना। आजकल के नेताओं के लिए कौन सा ज्यादा है, 1/3 को तो अभी खरीद लेंगे। तो कहानी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2/3 मेंबर्स को अगर एक साथ स्विच कर दे, खरीदा नहीं, एक साथ स्विच कर जाते हैं, तो उस केस में उनके ऊपर भी उनको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है ना, 55 मेंबर्स में से 40 एक साथ स्विच कर गए, पार्टी गिर गई, सरकार ही गिर गई। आजकल कॉमेडी भी चल रही है उसके ऊपर, न्यूज में भी, हम ज्यादा कमेंट करेंगे नहीं बेसिकली, ठीक है। तो वो एडीएल वाला ही केस है बेसिकली ना, कि अगर 2/3 मेंबर्स एक साथ छोड़कर जाते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता और सरकार बदली जा सकती है। समझ गए, वो वाला है। तो अभी क्या हुआ कि जब किसी को रिमूव करना होता है ना, जब किसी को डिस्क्वालीफाई करना होता है, तो उसकी जो पूरी पावर होती है, वो पावर किसके पास होती है, हेड ऑफ द हाउस। And in Lok Sabha, the head of the house is the speaker, that is at present Om Birla.
और अगर मैं बात करूं राज्यसभा में तो होता है चेयरमैन, एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है? तो याद रखना आर्टिकल 64 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली वहां का चेयरमैन बना देता है, तो वो होता है। तो राज्यसभा में चेयरमैन के ऊपर है और लोकसभा में स्पीकर के ऊपर है, बट दोनों के दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसकी रूलिंग पार्टी है उसके अंडर में आते हैं। तो अब मान लो किसी ने पार्टी स्विच कर दी, निकाल दिया, ठीक है, कोई एक 2/3 से कम गया, निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा मुद्दा आ जाता है, और मुद्दा क्या होता है? व्हीप का। और यही इसमें डिस्कस किया गया था, शायद हमने पढ़ाई भी था। व्हीप, व्हाट डू यू मीन बाय व्हीप? व्हीप का मतलब होता है कि मेरी पार्टी है, मैं कांग्रेस का हूं मान लो, ठीक है, तुम बीजेपी वाले हो और बीजेपी वाले कोई बिल पास करना चाहते हैं, और मेरे पास मान लो 100 लोग हैं, और मेरे ही 10 लोग कांग्रेस के होके बीजेपी की तरफ कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं कह रहा हूं स्पीकर से कि स्पीकर साहब, ये मेरा आदमी है, मेरी बात नहीं सुन रहा, इस सामने वाले की बात सुन रहा है, इसको निकाल दो सदन से। लेकिन स्पीकर नहीं निकालेगा क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपके स्पीकर्स होते हैं ना, या जो आपका राज्यसभा का चेयरमैन है, वो टाइम डिसाइड कर ले कितने टाइम में उसको डिस्क्वालीफाई करना है। बात समझ में आ रही है? ताकि स्मूथली काम किया जा सके। कई बार क्या होता है, मेरी सरकार है, मेरे 10 MP MLA बिक गए, मैं कुछ भी कहता हूं मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं, मेरी पार्टी के साथ उसका देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं सदन में कि इसको निकाल दो निकाल दो निकाल दो, वो 10 महीने तक निकाल ही नहीं रहे। अगली बार फिर इलेक्शन का टाइम आ गया, वो बिल तो पास हो गया बेसिकली। बात समझ में आ रही है? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई कुछ करो, इसका ना टाइम लिमिट डिसाइड करो बेसिकली, ठीक है। वो न्यूज़ थी और कुछ भी नहीं था, हमने इसको पढ़ा भी था डिटेल में। और आजकल अपोजिशन के साथ बहुत होता है ऐसा। स्टेट्स कैन नॉट कंपनसेट फ्रीबीज फ्रॉम फंड्स मींट फॉर डिजास्टर रिलीफ। अब देखो हमारे पास, हमारी सरकार के पास जो फंड होता है ना, पैसा, वो 2 जगह रखा होता है। एक को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक को कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आर्टिकल होता है 266 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आर्टिकल होता है 267। और एक फंड और होता है जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं, ठीक है, PP फंड कहा जाता है, PPF। अब समझना, सरकार जहां से पैसा कमाती है, टैक्स से, इनकम टैक्स से, है ना, जहां से पैसा कमाती है, सारा पैसा 3 जगह डिवाइडेड है। अब ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, दैट कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड यू नो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, तीनों मिलकर ही पार्लियामेंट बनाते हैं। तीनों एक भी नहीं है तो पार्लियामेंट नहीं है वो। अब सोचो कभी ऐसा हो गया कि इलेक्शन का टाइम था, मोदी जी PM नहीं रहे क्योंकि अब दोबारा इलेक्शन होगा, कोई भी PM नहीं है, पार्लियामेंट नहीं बैठ रही है, और कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, है ना, अनवांटेड कुछ हो जाए भारत में, और पैसा चाहिए, तो पार्लियामेंट तो चल नहीं रही है, पैसा कौन देगा? तो पैसा कहां से लिया जाएगा? तो पैसा विल बी टेकन फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपए के आसपास पैसा होता है, कुछ, है ना, बढ़ा दिया होगा अभी लिमिट इसकी, कुछ पैसा होता है, और उस पैसे को विदाउट परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो अमित शाह जी ने कहा, अच्छा जो आप PPF कटवाते हो, जो आपकी कंपनी जहां आप जॉब करते हो वहां से PF कटता है ना, वो सारा पैसा, या आप बेसिकली उसमें पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम में 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ऐसे जो पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट के पास आते हैं, वो PF में रखे जाते हैं, PPF में, ठीक है, पब्लिक फंड में। अब हुआ क्या, अमित शाह जी ने कहा कि अगर मान लो किसी को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसे दिए गए कि भाई 100 करोड़ रुपए हम तुम्हें दे देते हैं, कभी अगर तुम्हारे स्टेट में डिजास्टर आ जाए तो खर्च कर लेना। अब डिजास्टर तो आया नहीं और तुमने उस पैसे से फ्री बीज दे दी। फ्री बीज क्या होती है? फ्री की रेवड़ी। जैसे 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में खाना देंगे, 5 किलो राशन, ये भी रेवड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो लुभाने वाली चीजें, अच्छा राजस्थान में अगर हम जीत गए तो 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो ऐसे चीजों में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? हमारे होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने, है ना। अब वो बात की बात है कि ये खुद ही ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जो मैंने बोली है, हम उस कॉन्ट्रा उसमें नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा याद रखना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 2005 में। क्यों आया था? क्योंकि 2004 में, दिसंबर 2004 में हमारे यहाँ पर बहुत खतरनाक एक सुनामी आई थी। व्हाट डू यू मीन बाय सुनामी? जैसे अभी म्यांमार में आया ना आपके भूकंप आया। सुनामी क्या होती है? जब समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर भूकंप वगैरह आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। इतनी भयंकर सुनामी आई थी कि जो सुमात्रा आइलैंड बेसिकली इंडोनेशिया का पूरा डूब गया।
एक दिन में 3 लाख लोगों की लगभग अप्रोक्सीमेटली डेथ हो जाती है। भारत में भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। तब भारत सरकार जागी, बोली अच्छा नेचुरल डिजास्टर भी आता है तो बोले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी होना चाहिए। देन उस इंसिडेंट के बाद दिसंबर, आई थिंक 26 दिसंबर की बात है, उस दिसंबर वाले इंसिडेंट के बाद 2005 में हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया, फिर ये पैसा देने की बात की गई। बात समझ में आ रही है? और अब ये कह रहे हैं कि इस पैसे का आप यूज फ्री बीज में नहीं करोगे। जैसे 1965 के अंदर जब पाकिस्तान और हमारी लड़ाई हुई तब पहली बार हमें लगा अच्छा बॉर्डर पे फोर्स भी होनी चाहिए, देन वी क्रिएटेड BSF इन 1965। समझ गए? तो ऐसे कुछ बातें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रंप इम्पोजेज 25% टैरिफ ऑन इंपोर्टेड कार्स। जो ट्रंप साहब है उन्होंने अपने देश में आने वाले जितने भी इंपोर्टेड कार हैं उनके ऊपर 25% पैसा एक्स्ट्रा लगा दिया। मतलब ताकि वहां के लोग उसी देश में बनी हुई चीजें खरीदें, कारें खरीदें, ना कि बाहर वाली। तो हमारे यहाँ पर टाटा महिंद्रा जैसी कारें हैं जो वहाँ बिकती हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब वहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग नहीं खरीदेंगे तो यहाँ प्रोडक्शन कम होगा, यहाँ प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारे यहाँ पर गरीबी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? हमारी इकोनॉमी भी कम होगी। ऐसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि उस देश को हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अमेरिका कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है, अभी उसने कहा था ना कि 5 करोड़ रुपए दो भारत में आ जाओ, 44 करोड़ रुपए दो भारत में, अमेरिका में आ जाओ। क्यों? ताकि वहीं पर तुम इन्वेस्ट करो, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, वहाँ के लोगों को काम धंधा मिले, उनको बाहर ना भागना पड़े, उनकी देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाए। समझ गए? तो ऐसे काम कर रहा है। जैसे भारत पर भी उसने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात की है 2 अप्रैल से। अब जब 2 अप्रैल आएगा देख लेंगे, करता है तो पढ़ेंगे, नहीं करता है तो देखेंगे, ठीक है। और जो ट्रंप है वो पिछले हफ्ते पूरे न्यूज़ में था, ठीक है। इसको जस्ट सिंपल सा याद रखना। WHO से विड्रॉ कर लिया, पेरिस एग्रीमेंट जो था उससे विड्रॉ कर लिया, है ना, वो सब बातें याद रखना। और आजकल बात चल रही है किससे विड्रॉ करने की, तो आपके यूनाइटेड नेशन से विड्रॉ करने की बात चल रही है। नेक्स्ट है मैसिव क्वेक किल्स एटलीस्ट 144 इन म्यांमार। ये तो 144 है, लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अर्थक्वेक से। तो याद रखना अर्थक्वेक बेसिकली आता ही क्यों, तो सिंपल सा समझना। मैंने कहा ये हमारा अर्थ की इंटरनल लेयर है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, ठीक है, ये शायद द हिंदू में पढ़ा दिया गया होगा तुम्हें ना। दूसरी होती है मेंटल और तीसरी क्या होती है? कोर, ठीक है। इन तीनों के बीच में होती है लेयर्स, इनके अंदर होती है डिसकॉन्टिन्यूटी। इस डिसकॉन्टिन्यूटी को कहते हैं, जब ये धरती के अंदर होता है तो इट इज़ नोन एज मैग्मा, और धरती के बाहर आ जाता है तो इट इज़ नोन एज लावा, ठीक है। ये हमारी क्रस्ट है। यहाँ मान लो कोई पीपल का पेड़ बना हुआ है, यहाँ पर तुम्हारी बिल्डिंग है जहाँ पर तुम रहते हो, और यहाँ पर तुम खेल रहे हो फुटबॉल, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, टेढ़ी है, झुकी हुई है, ठीक है। और हमारी जो अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली 29.5 किलोमीटर पर सेकंड से घूमती है। यानी 1 सेकंड में धरती लगभग 30 किलोमीटर यूँ घूम जाती है, रोटेट कर जाती है। तो जब रोटेट करती है तो ऐसा मान लो एक फुटबॉल, उसके ऊपर एक फुटबॉल, उसके ऊपर एक फुटबॉल, और तुम नीचे से उसको घुमा रहे हो, तो फुटबॉल्स के बीच में क्या होगा, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन। तो अर्थ के अंदर भी फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से आपस में लेयर टकराती होंगी। जब टकराती होंगी तो बीच में क्या आ जाता है, मोल्टन स्टेट में मटेरियल आ जाता है। जैसे इसी का दूसरा नाम है सियाल, क्योंकि इसमें सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम बहुत है। इसी का दूसरा नाम है सीमा, क्योंकि इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। और इसी को कहते हैं नीफे, क्योंकि इसमें निकेल प्लस आयरन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैंने कहा दोनों के बीच में मोल्टन स्टेट में लावा आ गया। अब हमारे यहाँ पर क्रस्ट में क्या तैर रही होती हैं, प्लेट्स ना, टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा, प्लेट तैर रही होती है। अब मान लो यहाँ से इस मैग्मा ने, इस लावा ने ऊपर प्रेशर लगाया, तो इस एनर्जी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहा जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। और जब ये जियोथर्मल एनर्जी यहाँ हिट करती है तो प्लेट में आ जाता है ब्रेकेज, और जब ब्रेकेज आता है तो ऊपर क्या निकलती है, वेव्स निकलती हैं। और जैसे वेव निकलेंगी तो ये बिल्डिंग जो थी ना ये पूरी हिलेगी और गिर जाएगी, और लोगों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो याद रखना, द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। तो अभी कहाँ पर आया, म्यांमार में। कितना मैग्नीट्यूड था उसका, 7.7 मैग्नीट्यूड का था, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें याद रखना, ठीक है। जैसे 2015-16 में नेपाल में आया था, नेपाल की बहुत सारी बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स गिर गई थी, तो ऐसा भी होता रहता है। लेकिन हाँ, आपके एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सबसे डेंजरस वेव्स कौन सी होती हैं। तो याद रखना, जब आप कोई लकड़ी तोड़ते हो तो वेव्स निकलती है ना, करंट सा लगता है हाथ में, सेम ऐसे अर्थक्वेक आता है तो वेव्स निकलती हैं। तो याद रखना, देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव्स। फर्स्ट वन इज पी वेव, सेकेंड वन इज सेकेंडरी वेव,
ठीक है, और थर्ड वन इज द लव वेव्स, ठीक है, और इन्हीं लव वेव्स को क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स भी कहते हैं, सरफेस वेव्स। अब याद रखना, प्राइमरी वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड प्लस लिक्विड, बट सेकेंडरी वेव कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड, एंड लव वेव्स कैन ट्रेवल्स ओनली ऑन द सरफेस, सिर्फ सरफेस पे चलती हैं। ये इनके डिस्टिंक्शन होता है तीनों के बीच में। तो आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल। तो सोचो, अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, भारत की कोई बिल्डिंग गिर गई मान लो, तो कैसे गिरी होगी, तो उसका एपिसेंटर, उसका फोकस तो नेपाल है ना, बट गिर बिल्डिंग भारत में रही है, तो मतलब ऊपर तक आई फिर सरफेस पे ट्रेवल की। तो सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल वेव्स, ये भी ध्यान रखना। मुझे कमेंट करके बताना व्हाट आर द वेज या मेथड्स टू मेजर द अर्थक्वेक, कौन कौन से तरीके से अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, मेजर किया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।